जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है आशीष पब्लिकेशन का, उसका जो है चैप्टर नंबर पहले में जो है प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक जो है आपको 10 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। ये सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाना। तो प्रश्न जो है 31 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा गौर से। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा पहले? ऑप्शन ए है हमेशा परिमेय, ऑप्शन बी है हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन सी है एक और ऑप्शन डी है परिमेय या अपरिमेय। समझिए इस कॉन्सेप्ट को पहले बच्चों। जब आपको जो है ये देखिए अशून्य परिमेय जो है आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा वर्ड लिखा है। क्लियर है? आपको परिमेय समझना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। हमने आपको पीछे भी आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुका है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब गुना करते हैं इसका गुणनफल जो है हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। कैसे? तो एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि पहले बच्चों मान लीजिए दो क्या है, दो क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो दो क्या है? परिमेय संख्या है। इसको गुना किससे करना है? अपरिमेय संख्या, मतलब √3। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का जो है आपको पूर्णांक मान जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, तो ये जो है अपरिमेय संख्या। क्लियर है? इस दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 आएगा। ये कंप्लीट क्या है प्यारे बच्चों? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा इसी तरह से जब हम लोग जो है परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में गुना करेंगे, इसे या गुणनफल आपसे पूछा जाए तो हमेशा अपरिमेय आपको लगाना है। तो ऑप्शन बी यहां क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 31 हो गया। प्रश्न 32 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि 45 तथा 60 का मौसो है। काफी आसान प्रश्न है बच्चों, बच्चा वाला प्रश्न है, आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। पहला तरीका जो है गुणनखंड विधि से बता देते हैं कि आपको गुणनखंड विधि से जल्दी कैसे बनाना है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा जो भाग विधि होता है, वह भी आपको यही बताने वाला हूं। तो 45 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 5 × 9 होगा, और क्या लिख सकते हैं आसान भाषा में? तो 3 का स्क्वायर गुने 5 क्या होगा? 3 का स्क्वायर गुने 5 लिख सकते हैं। आप इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। देखिए 45 को किससे लगेगा? 3 से 15, फिर 3 से लगेगा 5 बार में हो गया, तो यही ना आया था। तो 3 का स्क्वायर 3 2 बार है तो 3 का घात 2 होगा, गुने 5 एक बार है तो 1। इस तरह से जो है। और दूसरा क्या है? 60। अब 60 बराबर क्या लिख सकते हैं आप? इसी तरह 60 को जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 से लगेगा 30, फिर 2 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 5, 5 लगेगा 1 से, 1 आ जाता है, रुक जाना है। तो क्या आया है? तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या निकालना, आपको मौसो निकालना है। तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को, काफी आसान है। आपको देखना है ऊपर देखिएगा यहाँ 3 का स्क्वायर है और नीचे क्या है? 3 है। तो आपको देखना है कि दोनों में कौन कौन संख्या जो है उपस्थित है, कॉमन है। तो एक 5 कॉमन है तो 5 ले लेंगे। दूसरा क्या है? एक 3 का स्क्वायर है, एक नीचे 3 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों में इस तरह से रहे तो छोटा जिसका घात होगा ना, देखिए इसका घात 1 है, इसका 2 है, तो छोटा घात वाला को आपको लेना है। मौसो जब निकालिएगा तो छोटा घात वाला लेना है। ध्यान देना है दोनों में वह संख्या उपस्थित रहना चाहिए। और कौन उपस्थित है? 2 का स्क्वायर यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। जो दोनों में उपस्थित हो, मतलब कॉमन संख्या जो हो, उसी को आपको लेना है। एक 5 कॉमन था और एक 3 का यहाँ घात 2 था, नीचे 3 का घात 1 था। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जिसका मिनिमम घात होगा, कम से कम घात होगा, उसको लेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 और 3 को गुना करिएगा 15, देखिए यही आपका मौसो निकल के आ गया। काफी आसान है पर बच्चों, मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी का दूसरा तरीका होता है भाग विधि। तो क्या करते हैं हम लोग, 45 मतलब छोटी संख्या को पहले लिखते हैं और बड़ी संख्या को भाग वाला के ये बीच में रखते हैं। इसी तरह न करते हैं, आपको आता होगा। तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए कितना से लगेगा? 45 एकम 45, 1 से लगेगा। अब घटाना है, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। देखिए जब ये शेष 15 बचा, अब क्या करेंगे, ये जो जिससे हमने भाग दिया 45, अब इसको बीच में लाएंगे। समझ रहे हैं किस तरह से करना है? जो यहां जिससे हमने भाग दिया उसको बीच में लाएंगे। शेषफल से फिर से यहां कितना से लगेगा? तो 15, 3 से लगेगा 15 या 45, घटाएंगे, ये देखिए कट के 0 आ गया। अब देखिए जब ये यहां शेषफल 0 आ जाए तो जिससे हमने भाग लगाया था वही आपका मौसो होता है।
समझ रहे हैं, जिससे हमने भाग लगाया था, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जिससे हमने भाग लगाया था वही जो आपका 900 हो जाएगा। तो यहाँ 15 देखिए ऑटोमेटिक 900 आ गया, यहाँ भी 15 आ गया। तो दोनों तरीका को हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न 33 कह रहा है π/3 है। तो याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि π/3 क्या है। ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है, पाई क्या है बच्चों, प्रश्न संख्या ये 33 है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है पाई, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या में भाग दीजिएगा, गुना करिएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्या होता है कॉन्सेप्ट कि जब अपरिमेय संख्या है मतलब पाई में जो है जब हम गुना करेंगे किसी भी संख्या से या जोड़ेंगे या भाग देंगे या घटाएंगे फिर भी पाई जो है पूरा जो मान जो है वो अपरिमेय ही रहेगा। तो यहाँ पाई में 3 से भाग दिए तो इसका मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यह अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न 34 की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि यदि f(x) बराबर x का घात 3 माइनस 5 x का घात 2 प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान क्या होगा। देखिए यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 34 को। क्या दिया हुआ है, f(x) का मान जो पैर जो देखिए यहाँ f(x) बराबर क्या दिया है, x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, यही ना दिया है। देखिए यहाँ x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। अब क्या मान आपको पूछा जा रहा है f1 का, मतलब देखिए यहाँ बीच में x है तो x के जगह आपको क्या रखना है, f1 1 का 1 रखना है, सभी x के जगह आपका मान आसानी से आ जाएगा। f1 का मान पूछा जा रहा है, fx का मान दिया हुआ था और f1 का मान आपसे पूछ रहा था। तो एक जो है आपको जहां जहां x है सभी जगह रख देंगे। तो 1 का क्यू होगा, फिर माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। अब देखिए आसानी से हल कर लीजिए, 1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा, फिर माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ना होगा, फिर प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर प्लस 2। अब देखिए प्लस वाला को पहले जोड़ लीजिए, 2 2 4 और ये कुछ साइन है तो ये भी प्लस में है तो 4 1 5 और यहाँ देखिए माइनस 5 है तो सब कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ जो है प्रश्न संख्या 34 में जो है ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, f1 का मान 0। क्लियर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35 कह रहा है कि देखिए 0.7 और उसके ऊपर भी एक रेखा है, बराबर क्या है। समझिए पहले इस प्रश्न को। प्रश्न 35 कह रहा है कि 0.7 और 7 के ऊपर क्या है, रेखा है। इसका आपको साधारण रूप में मान निकालना है। हमने क्या बताया है आपको, देखिए जो संख्या दिया हुआ है दशमलव हटा के जो संख्या है सिर्फ वही लिखिए। 7 लिख लीजिए अपने मन से, बट्टा लीजिए और जितनी संख्या पे रेखा है उतना 9 अपने मन से दे दीजिए। तो यहाँ 7 एक ही संख्या पे रेखा है, 7 पे केवल तो 1 9 देंगे। इसी तरह अगर दो संख्या पे ये रेखा रहता है तो 2 को 9 देते। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 7/9। ऑप्शन देखिएगा 7/9 ऑप्शन ए ही दिया गया था, बिल्कुल ये सही हो जाता है। तो मजा आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा समझा रहा हूं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 36 की ओर क्या कह रहा है कि 8 का घात 2 गुने 2 का घात 2 बराबर क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 8 का घात 0 गुने 2 का घात 0 बराबर क्या होगा। घात कहिए या फिर पावर कहिए, क्लियर है। तो किसी भी संख्या पे कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, अगर घात के रूप में अगर 0 है, 0 है तो उसका पूरा का मान जो है आपको कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना इसके अगर घात के रूप में 0 दे दीजिएगा ना, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है 8 का घात यहाँ 0 है, मतलब पावर के रूप में 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर गुना का साइन है गुना, फिर 2 के घात यहाँ भी 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। समझ गए। देखिए काफी महत्वपूर्ण था, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। मुझे आशा आपको पूरी समझ में आ गया है। किसी भी संख्या के घात के रूप में जब 0 या 0 हो तो उस पूरा का मान जो है 1 ही होता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो संख्या। क्लियर है। प्रश्न 37 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, a और b क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का लॉसो क्या होगा, मतलब लघुत्तम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यह प्रश्न 20 में 21 में दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए पहले तो a और b क्या है, अभाज्य संख्या। आप देखिए जब अभाज्य संख्या का गुणनफल पूछे तो डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना है प्यारे बच्चों, कि जब 2 अभाज्य संख्या दिया हो और उसका एलसीएम पूछा जा रहा हो तो उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, a गुने b या फिर ab। क्लियर है।
जब दो अभाज्य संख्या का आपको एलसीएम पूछे तो उसका उस दोनों संख्या को गुना कर देना है। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी ही यहां इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। प्रश्न 38 की ओर हम लोग चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, जल्दी से बताइए। पर जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यहां देखिएगा तो ऐसा कौन संख्या है, तो ऑप्शन ए 15 है। तो 15 देखिए 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। क्या कहता है कॉन्सेप्ट अभाज्य संख्या की, कि जो संख्या एक और सिर्फ वही स्वयं संख्या से कटे वही जो है अभाज्य संख्या होगा। यहां 23 देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 23 एक से और केवल 23 से कटता है, मतलब स्वयं वो अपने संख्या से। तो ऑप्शन बी यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 39 की ओर हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या बताना पड़े बच्चों, देखिए 2 माइनस √3, क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब दो में से जब √3 को घटाएंगे, अभी हमने बताया जब परिमेय संख्या में कुछ जोड़िए या अपरिमेय संख्या में जब कुछ जोड़िए या फिर घटाइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो अपरिमेय ही रहेगा। तो ये अपरिमेय है। ऑप्शन बी देखिएगा √5 दिया है, √5 का जो है पूर्णांक मान आएगा पर बच्चों, बिल्कुल नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा। जब रूट से निकलेगा तो ये दशमलव में मान आएगा, और उसके बाद ये जो है आपको जो है ये क्या होगा, इसलिए आपको जो है ये अपरिमेय होगा। ऑप्शन सी देखिएगा क्या है, 2√3/√3। अब देखिए यहाँ √3 ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ जो है 39 प्रश्न देखिएगा तो यहाँ क्या दिया है, 2√3/√3। ये ऑप्शन सी है। देखिएगा तो यहाँ ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 2/1 बचा, तो p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 40 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65m-117 के रूप में है तो m का मान है। समझिए पर बच्चों, 65 और 117 का मौसो जो है वो इसके बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि m का मान क्या होगा। चलिए 65 और 117 का हम लोग पहले मौसो निकालते हैं। किस विधि से पर बच्चों, तो गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अभी हमने बताया काफी आसान होता है, तुरंत बन जाता है। तो 65 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, कितना से लगेगा, 5 से 5 13, तो 5 × 13 होगा। इसी तरह अभाज्य गुणनखंड इसका करिएगा तो कितना होगा, 9 × कितना होगा, 13। क्या होगा, 9 × 13 होगा, 13×117। अब मौसो आपको चाहिए। हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया है, मौसो निकालने के लिए आपको दोनों में कॉमन होना चाहिए, वह संख्या दोनों में उपस्थित होना चाहिए। यहाँ 13 सिर्फ जो है आपको कॉमन है, तो ये 13 इसका क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा। क्या होगा, तो इसका मौसो 13 हो जाएगा। अब जो है यही कह रहा है कि इस दोनों का मौसो जो है 65m-117 के रूप में है, मतलब इसके बराबर आपको ले लेना है। 65m-117 के रूप में आपको इसका मौसो दिया गया है। तो यहां से देखिएगा तो 65m बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो 13 के साइड जाएगा, मतलब बराबर के बाई साइड, तो ये प्लस में मतलब जुड़ जाएगा। तो 13 फिर प्लस 117, 13 में 117 को जोड़िए तो कितना होगा, 130 होगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 130। यहाँ m जो है 65 के साथ गुना में है, तो 65 जब बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये भाग में यानी बट्टे में हो जाएगा। तो 65 दूनी 130, तो 2 इसका कितना हो गया, m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यही आपको लगा देना था। ऑप्शन देखते, ऑप्शन बी में आपको 2 दिया गया था। तो इस तरह से हमने इसमें जो है आपको 10 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। ये सारे ही प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपको जो है इस तरह से अगर चाहते हैं आपके पास वीडियो आता रहे टारगेट का, ऑब्जेक्टिव बुक का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।